नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी मस्ती प्रधान सर पर स्वागत है। देखिए, कल भी हम प्रैक्टिस सेट कराए थे, आज भी हम प्रैक्टिस सेट, और आज का तो बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट लाए हैं, तो इसलिए आप लोग बने रहिए लास्ट तक। आइए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न क्या पूछा गया है, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। प्रश्न थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक पूछ रहा है, तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पूछा क्या प्रश्न? परिमाणवाचक विशेषण क्या है? नहीं पूछा है। क्या है? नहीं है। तो सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण जानेंगे। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? इसमें माप तौल की वस्तु का बोध होता है। इसमें माप तौल की वस्तु का बोध होता है। माप तौल, ठीक है ना? माप तौल की वस्तु का बोध होता है इसमें। जिसको मापेंगे तौलेंगे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन ए क्या है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कितने मीटर? 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 मीटर। तो इसको भी तो हम लोग मापेंगे ना, इसको भी मापेंगे। फिर इसके बाद क्या पूछा? 1 किलो आम से ज्यादा कम मत लाना। 1 किलो आम से 1 किलो आम से 1 किलो आम की बात कर रहा है। यहां 1 किलो आम की बात करेगा तो आम को भी तो गिन कर तो लाएंगे नहीं, आम को तौलेंगे ना, मापेंगे ना उसको। तो ये भी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें ऑप्शन में देखिएगा, सी ऑप्शन में सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें संख्या का बोध कर रहा है। बहुत सारे लोग मारे गए, सैकड़ों लोग, संख्या का बोध कर रहा है ना। और डी ऑप्शन क्या है? चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है। चाय में कितने? 50 ग्राम। कितने ग्राम डालना है? 50 ग्राम चीनी डालना है। 50 ग्राम की बात कर रहा है, तो 50 ग्राम आप लोग चीनी ले लीजिएगा, उसको गिनती कर लीजिएगा। गिनती कर डालेंगे क्या उसको? नहीं ना, चीनी को गिनती कर नहीं ना डालेंगे कि 50 ग्राम को गिनती करेंगे 1 2 3 4 करके, नहीं ना, उसको भी तो मापेंगे तौलेंगे। तो देखिएगा, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। इसको भी मापेंगे तौलेंगे। यही नहीं है, सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ ऑप्शन सी क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? सी नहीं है। ठीक है ना? चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। प्रश्न संख्या दूसरा। लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, लड़के की बात कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है? लड़के की बात कर रहा है। लड़का क्या है? दौड़ता है। लड़का क्या है? दौड़ता है। लड़का जो है कि ये जातिवाचक होता है। अगर इसी का हम ले लेंगे कि नहीं, मोहन दौड़ता है, अगर इसी का नाम ले लेंगे मोहन दौड़ता है, तो मोहन जब नाम ले लेंगे तो यहां व्यक्ति किसी विशेष की बात कर रहे हैं, यहां व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन पूछ कह रहा है लड़का की बात कर रहा है, तो लड़का दौड़ता है, लड़का क्या हो जाएगा? लड़का जो है जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन संख्या भी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हम लोग। प्रश्न संख्या 3। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन से है? देखिएगा आप लोग, प्रश्न पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को पढ़िए कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? विशेष से पूछा है। बहुत से लोग विशेष ही नहीं जानते होंगे, तो देखिए आप लोगों को हम विधिवत बता दे रहे हैं कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। आइए पहले हम देखते हैं विशेषण विशेष को पहले समझते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आइए देखते हैं हम लोग विशेषण विशेष क्या होता है। देखिए विशेषण महाराज हैं। विशेषण को पहले हम लिखते हैं। विशेषण, ये हो गया आपका विशेषण। क्या होता है? विशेषण।
और यहां क्या होता है, एक प्रविशेषण होता है। क्या होता है, प्रविशेषण। पहले प्रविशेषण से पहले समझने से पहले हम लोग क्रिया विशेषण को समझेंगे। क्रिया विशेषण एक होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण। देखिएगा आप लोग, पहले विशेषण महाराज हैं, यहां क्रिया विशेषण है। क्रिया किसकी विशेषता बताता है, देखिएगा क्रिया विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन सा, क्रिया विशेषण। जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विशेषण महाराज को घमंड हो गया। यहां पर विशेषण महाराज को घमंड इसलिए हुआ कि क्योंकि क्रिया विशेषण क्या है, किसी एक ही का विशेषता बता रहा है। लेकिन विशेषण क्या है, दो लोगों की विशेषता बताता है। कितने लोगों की, दो लोगों की विशेषता बताता है। विशेषण क्या है, दो लोगों की विशेषता बताता है। एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। पहला क्या है, संज्ञा है और दूसरा क्या है, सर्वनाम। ठीक है ना, सर्वनाम। देखिएगा आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। एक संज्ञा हो गया और एक सर्वनाम हो गया। संज्ञा और सर्वनाम। विशेषण महाराज को घमंड था कि मैं जो है दो लोगों की विशेषता बताता हूं। क्रिया विशेषण हमसे ज्यादा बड़ा है लेकिन केवल एक ही लोगों की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण को घमंड हो गया, इसलिए ये क्या है, संज्ञा और सर्वनाम, ये दो लोगों की विशेषता बता रहे हैं विशेषण महाराज। कितने लोगों की विशेषता, दो लोगों की विशेषता। तो एक और आगे, क्या आगे, विशेषण की भी विशेषता एक लोग बताने आ गए। इनका नाम क्या है, प्रविशेषण। क्या नाम है, प्रविशेषण। और इनका घमंड टूट जाता है कि इनकी भी विशेषता बताने वाला कोई आ गया है। इसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अभी आपको समझना क्या है, विशेष से समझना है। प्रश्न पूछा क्या है, विशेष से पूछा है, विशेष से ही आप लोगों को समझना है। तो देखिएगा विशेष से क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बताते हैं विशेषण महाराज, तो इसे जो लोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो संज्ञा सर्वनाम ये कहते हैं कि भैया आप जिस दिन से मेरी विशेषता बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम यही कह रहे हैं कि भैया आप विशेषण महाराज हमें हमारी विशेषता जिस दिन से बताएंगे उसी दिन से मुझे एक और नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, विशेष नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, विशेष नाम से मुझे जाना जाएगा। यही है विशेष। अर्थात विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और सर्वनाम और संज्ञा को की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, और जिसकी ये लोग विशेषता, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। यहां ये ध्यान दीजिएगा कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, इन लोगों की विशेषता बताता है, तो उसे क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, विशेष। विशेषण यहां देखिए संज्ञा और सर्वनाम की ही तो विशेषता बता रहा है ना। तो जिस दिन से ये विशेषता इनकी बताएंगे उसी दिन से इन लोगों को दूसरे नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, विशेष नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न पर आइए आप लोग। बड़ा घर कैसा है, बड़ा घर है। यहां छोटा आदमी, आदमी कैसा है, छोटा है। यहां नीला वस्त्र, वस्त्र कैसा है, नीला है ना। यहां वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसा है, नीला है। यहां आदमी की विशेषता बता रहा है कि क्या है, आदमी कैसा है, छोटा है। यहां घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है, बड़ा है। तो देखिए बड़ा, छोटा, नीला, ये तो विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है। घर बड़ा है, आदमी छोटा है, वस्त्र नीला, ये तो विशेषण हो गया। बड़ा, छोटा, नीला, ये विशेषण है। लेकिन ये विशेषता किसकी बता रहे हैं, घर की। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, आदमी की। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, वस्त्र की। तो जिस दिन से इनकी विशेषता बताएंगे तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, विशेष नाम से जाना जाएगा। इन तीनों को किस नाम से जाना जाएगा, विशेष नाम से जाना जाएगा। तो इसमें विशेष कितने हो गए, 1, 2 और 3। 3 विशेष हो गए, 1, 2, 3। घर, आदमी, वस्त्र। अब ऑप्शन में देखिए घर, आदमी, वस्त्र किस में है, ऑप्शन सी सही है। घर है, आदमी है और क्या है, वस्त्र है। ऑप्शन सी सही है।
प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी सही है, घर, आदमी और वस्त्र। ठीक है ना। अब हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। ड का उच्चारण स्थान होता है, ड का उच्चारण स्थान होता है। देखिएगा ड, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ऋतु, रसाराम, मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ। इसका सूत्र है, सूत्र देखिएगा, ऋतु, रसाराम, मूर्धा ना, इसका ये सूत्र है। री का मतलब देखिएगा, री होता है, री हो गया यहां पे। टू का मतलब ट वर्ग, क्या, ट वर्ग। अब ट वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ड़। यहां र का मतलब र है और स का मतलब ये मूर्धन्य स। इतने लोग कहां से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से, इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है। देखिएगा इतने वर्ण, तो देखिए पूछा क्या है, ड, ड का उच्चारण स्थान पूछा है, तो ड कहां है? देखिए यहां है, तो कौन सा कहां से उच्चारित होगा? मूर्धा से। मूर्धा देखिए मूर्धन्य है, इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है। क्या ऑप्शन संख्या सी सही। समझ में आया आप लोगों को? लो चलते हैं, आप प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का तद्भव है। देखिएगा जो गोधूम होता है, ये गोधूम, गोधूम का तद्भव जो है गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं, गेहूं, ठीक ना। क्या होता है? गेहूं। ऑप्शन संख्या ए सही है। 5 का ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग है, प्रश्न संख्या 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये जो है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? क्या पूछा है? बीजोपन काल नाम किसने दिया है? ये देखिए बीजोपन काल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा आप लोग इसको गौर समझिएगा इस चीज को। जो आदिकाल है, ये साहित्य से प्रश्न है, आदिकाल का जो नामकरण किया है, जो आदिकाल का जिस कवि ने नाम दिया है, उसका जो बीजोपन काल नाम दिया है, किसने दिया है? ये प्रश्न पूछा है। नाम किसने दिया है? ये प्रश्न पूछा है। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिए हैं? ये जो है नाम दिए हैं वीरगाथा काल नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? वीरगाथा काल नाम दिए हैं, वीरगाथा काल नाम दिए हैं, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को जो है आदिकाल ही नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है आदिकाल को वीरकाल नाम दिए। क्या दिए हैं? वीरकाल। वीरकाल कहे हैं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को जो है बीजोपन काल कहे। क्या कहे? क्या पूछा है? बीजोपन काल, यही देखिए है बीजोपन काल। बीजोपन काल, ठीक है ना। एक चीज ख्याल करेगा, रामचंद्र शुक्ल क्या नाम दिए हैं? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल ही कहे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल कहे। वीरकाल देखिएगा, वीरकाल ये भी है, व से भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी व से, ये भी देखिए व से स्टार्ट हुआ है। वीरगाथा काल शुक्ल दिए हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल दिए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल नाम दिए हैं ना। ये द्विवेदी जी हैं, देखिए एकदम सेम टू सेम। विश्वनाथ प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, थोड़ा सा अंतर है इनमें ना। मिश्र वीरकाल दिए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है बीजोपन काल नाम दिए। प्रश्न क्या पूछा है? आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन संख्या कौन सही होगा? डी सही है। कौन सही है? डी सही है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7।
रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, संकर है। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। रेलगाड़ी शब्द है, क्या है बताइए आप लोग थोड़ा सा, क्या है रेलगाड़ी? देखिए, रेलगाड़ी में दो भाषा से युक्त होता है, उसे संकर कहते हैं। एक होता है रेल, एक भाषा हो गया, दूसरा गाड़ी हो गया ना। ये दो भाषाओं से युक्त है रेलगाड़ी, ठीक है ना। तो जो रेल है ये अंग्रेजी है, क्या है? अंग्रेजी है। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। क्या है? हिंदी शब्द है। ये दो भाषाओं से युक्त है ना, दो भाषा से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संकर। ऑप्शन संख्या डी सही है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसमें ऑप्शन संख्या सी सही होगा, हिंदी है। हिंदी को अभी राजभाषा ही घोषित किया गया है ना, स्वीकार किया गया अभी। ऑप्शन संख्या सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए बताइए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए, गांव में देखे होंगे आप लोग, बहुत लोग थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, मार उड़ने लगते हैं, लगता है कि यही बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो गए हैं ना। तो देखिएगा, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है ना, ये नहीं होगा। आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, ये भी नहीं होगा। कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यही प्रश्न सही है। ऑप्शन संख्या सी सही है। और डी क्या? आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, यह भी गलत है। प्रश्न संख्या क्या सही है? सी सही है। कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है ना, ऑप्शन संख्या सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 का सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं 10, प्रश्न संख्या 10। चौराहा शब्द में समास है, क्या है? चौराहा शब्द में समास है, पूछा है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी। चौराहा 4 राहों का समूह होता है। ये चौराहा है, ये जो है चौराहा है, चौराहा, ठीक है ना। तो चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह। 4 राहों का जब समूह होगा तो इसमें समूह का बोध हो रहा है। अब जब समूह का बोध होगा तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन संख्या सी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है, संधि पूछा गया है। तो निष्कपट में ना, तो देखिएगा इसमें निष्कपट में निह प्लस कपट होता है। ऑप्शन संख्या ए सही है, ठीक है ना। ऑप्शन संख्या ए सही है, 11 का ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 ना, प्रश्न संख्या 12। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक की बात कर रहा है। जो शोक नामक अस्थाई भाव होता है किस रस से संबंधित है? शोक नामक अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, शोक करुण रस का होता है, शोक ना। तो ऑप्शन संख्या ए सही है, करुण का शोक होता है, करुण का ही शोक होता है। और रौद्र का क्रोध होता है, क्रोध होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। और अद्भुत रस का विस्मय होता है,
क्या होता है? विस्मय। ठीक है। और करुण क्या होता है? शोक होता है। भाई जब आप लोग दुख के कारण रोएंगे ना तो शोक उत्पन्न होगा, चिल्लाएंगे गाएंगे अर्थात रोएंगे तो शोक उत्पन्न होता है। करुण रस में का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। ऑप्शन संख्या ए सही है। कौन सही है? ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण पूछा है? सम मात्रिक छंद। सम मिस होता है बराबर। सम मिस क्या होता है? बराबर। सम मात्रिक छंद पूछा है। देखिएगा, मान लीजिए छंद में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। ठीक है ना? छंद में 4 चरण होते हैं। अब अगर पहले चरण में 5 मात्राएं, पहले चरण में अगर 5 मात्राएं तो दूसरे में भी 5 मात्राएं होनी चाहिए, तीसरे में भी 5 मात्राएं, चौथे में भी 5 मात्राएं, यानी चारों में समान होना चाहिए। या पहले में 10 तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10 और चौथे में भी 10, यानी सब में समान मात्राएं होनी चाहिए। 5 5 तो 5 5 सब में चारों चरणों में, 10 10 तो चारों चरणों में 10 10। तो ये हो जाएगा सम, अर्थात सम मात्रिक छंद होता है। इसमें चारों चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं। एक चरण ये हो गया, एक चरण ये, एक चरण ये और एक चरण ये 2 चरण हो गए। ये 4 चरण, सॉरी 4 चरण हो गए। अब इसको बांट दीजिए, 2 भाग में बांटिए, इसको बांट दिए। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। 4 चरण हो गए। मान लीजिए कि पहले और इसमें आधा 2 भाग में बांटेंगे तो इसको 2 भागों में बांटेंगे तो अर्ध सम मात्रिक, आधा सम, मतलब पहले में 5 5, पहले और तीसरे में, तो दूसरे में 10 10, यानी अर्ध सम मात्रिक छंद होता है इसमें कि आधा सम होता है। देखिए आधा सम इधर है और इधर आधा सम है ना। इसी तरह इसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। छंद के 3 भेद, मात्रिक छंद के 3 भेद, सम, अर्धसम और एक विषम होता है। एक सम होता है, एक अर्धसम होता है और एक विषम होता है। ख्याल करिएगा आप लोग, मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर है। 3 है ना। तो पूछा क्या प्रश्न? सम मात्रिक छंद पूछा है। तो देखिएगा दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में क्या होता है? कितने चरण होते हैं? 13 13, दूसरे 13 13, दूसरे में 11 11 होता है ना। तो देखिएगा दोहा में पहले और तीसरे में तो क्या हो गया? पहले तीसरे में अलग है और इधर अलग, मतलब आधा सम है आधा सम है, इधर भी दोनों तरफ। तो इसे क्या कहेंगे? असम मात्रिक छंद कहेंगे। तो दोहा में क्या आता है? ये असम मात्रिक छंद नहीं है। क्या है? ये अर्ध सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद नहीं है। देखिएगा सोठा में क्या है? इसी का ठीक उल्टा 11 तरह रहता है, ये भी नहीं है। चौपाई में क्या होता है? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। और चारों चरणों में क्या होता है? चारों चरणों में 1 2 3 4, 4 चरणों में एकदम समान होता है। 16 इसमें भी, 16 इसमें भी, 16 इसमें भी, 16 इसमें भी, चारों चरणों में समान मात्राएं होती है। इसलिए प्रश्न क्या पूछा है? थोड़ा सा इस पर हम लोग गौर करेंगे कि प्रश्न पूछा क्या है कि सम मात्रिक छंद क्या है, सम मात्रिक छंद क्या है। तो चारों चरणों में समान है। इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। तो कौन छंद होगा? चौपाई। ऑप्शन संख्या कौन सा? ये सी, 13 का सी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14।
ये तो अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, पानी को बचा कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी को बचा कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सून, अर्थात बेकार है, सब बेकार है। पानी गए, अगर पानी चला जाता है, पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाता है, अर्थात मोती के अर्थ में अलग है, मानुष के अर्थ में अलग है, चून के अर्थ में अलग है। श्लेष अलंकार है, कौन सा है? श्लेष है ना, ऑप्शन संख्या डी सही है। इसमें देखिएगा, अगर पानी मोती का चला जाता है तो सब बेकार हो जाता है, कौन लेगा? कोई नहीं। और मानुष का मतलब मनुष्य का इज्जत चला जाता है, पानी का मतलब यहाँ इज्जत से है, अगर इज्जत चला जाएगा तो उसका काम खत्म ना, तो इज्जत होता है मनुष्य का। और चून में, चूना में से अगर पानी निकाल लिया जाए तो चूने का कोई महत्व नहीं रहता है। कहीं कहीं चून का अर्थ आटा भी रहता है, तो आटा में से पानी निकाल दे तो उस आटे का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए पानी के बिना ये तीनों बेकार हैं। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, एक मोती के अर्थ में अलग है, मानुष के अर्थ में अलग है, चून के अर्थ में अलग है, तो एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, इसलिए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन संख्या डी सही है, 14 का डी सही है ना, समझ में आया ना। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। अत्यंत, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत उपसर्ग पूछा है, अत्यंत में क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है। तो अत्यंत यड़ संधि होगा, क्या है? अति उपसर्ग। अत्यंत का खंड करेंगे तो अति प्लस अंत होता है, क्या होता है? अंत। ई का यह हुआ है, ई को अनच से। देखिए त के नीचे क्या है, थोड़ा सा अगर उपसर्ग पूछता है तो उसको तोड़िए, तोड़ करके समझिएगा। त में से क्या निकलेगा? ई। अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इस ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? यह आदेश हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। अब मिलाइए इनको, अ हो जाएगा, यहाँ उतार दीजिए, अ यहाँ हो जाएगा, त में सी निकल गया, आधा त इस तरह लिखेंगे, यह यहाँ है, इधर ये लिख दीजिएगा आप लोग। अब इनको मिलाइए, आ हो जाएगा, आधा त के बाद व्यंजन है तो आधा त इस तरह लिखेंगे। ठीक, यह है, यह में मिलेगा पूरा स्वर, तो यह पूरा स्वर हो जाएगा। आई न त लिख दीजिए। अत्यंत पूछा क्या है, कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग? अति उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग लगा है अंत में, तो कौन सही है? ऑप्शन 15 का डी सही है। कौन सही है? डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंशिक, अंश में देखिएगा, अंश में इक प्रत्यय लगा है। अंश में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है, तो क्या बना है? आंशिक बना है। क्या बना है? आंशिक। आंशिक, ये प्रत्यय का कुछ नियम है कि जिसमें एक प्रत्यय लगाता है तो पहले वाला स्वर आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो देखिए आ हो जाएगा, एक प्रत्यय जुटेगा इसमें तो आ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाता है, तो आंशिक होता है। देखिएगा एक प्रत्यय क्या कहे, इस सी सही है, 16 का सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17। विलोम पूछा है, और किसका पूछा है? नीचे सॉरी, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? विपरीत पूछा है, विलोम पूछा है, अनुकूल का। देखिएगा अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। क्या होता है? प्रतिकूल। इसका ऑप्शन यही सही है। नियमित का, नियमित का क्या होता है? अनियमित होता है। नियमित का विलोम क्या होता है? अनियमित होता है, अनियमित। अन्याय का न्याय क्या होता है? न्याय। और नकली का क्या विलोम होता है? असली होता है। क्या होता है? असली। असली क्या होता है? असली। तो पूछा क्या है? अनुकूल का विलोम पूछा है, तो अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द विलोम या विरुद्धार्थी शब्द वही बात है,
प्रतिकूल होता है। तो प्रश्न संख्या 17 का ए सही है। कौन सही है? ए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हम लोग हैं। प्रश्न संख्या 18। ये रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूछा है किसकी? प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं पूछा। देखिएगा, पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। नहीं पूछा है न, प्रश्न को पहले एकदम इत्मीनान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? उनकी जो नहीं है उसी को पूछा है। कायाकल्प देखिए प्रेमचंद्र जी का है। जय पराजय ये इनका नहीं है। रंगभूमि प्रेमचंद्र जी का है। प्रेमाश्रम भी मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। जय पराजय ये उपेंद्रनाथ अस्क का है। किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक है जय पराजय। ठीक है, तो कौन नहीं है? यही नहीं है। ऑप्शन संख्या 20 सही है। कौन नहीं? 18 का 20 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग है। प्रश्न संख्या 19। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है। पत्रिका का नाम पूछा है तद्भव का। तद्भव, ये तद्भव पत्रिका है। इसके संपादक पूछा है कि किसने संपादित किया है इनको। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है इसमें। इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, अखिलेश है। ऑप्शन संख्या डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। प्रश्न संख्या 20। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? देखिए, जिंदगी नामा एग्जाम का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। जिंदगी नामा किसका है? कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी और कालिदास। तो जिंदगी नामा जो है पुस्तक कृष्णा सोबती का है। ऑप्शन संख्या ए सही है। ठीक है ना? 20 का ऑप्शन संख्या ए सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग जो है कि जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए और शेयर भी किया करिए आप लोग। ठीक है ना? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।